गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड्स पढ़ेंगे, अर्थात भोज्य पदार्थों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं। भोज्य पदार्थों की बहुत सारी रासायनिक एवं भौतिक विशेषताएं होती हैं, जिसमें से पहली है क्वथनांक। क्वथनांक वह पॉइंट है जिस पर ऊष्मा के प्रयोग से द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित किया जाता है। आपने देखा होगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जल वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। यदि इस पानी में कुछ अन्य अवयव मिला दिए जाएं तो इस पानी का क्वथनांक में अंतर आने लगता है। सब्जियों में नमक मिलाकर पानी को उबालने से पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है और सब्जियां भली प्रकार पक जाती हैं। इसी प्रकार शर्करा को पकाते समय उबालने के तापक्रम को समय समय पर अंकित करते हैं और इसके फलस्वरूप फॉन्डेंट, फज, टॉफी और कैरेमल आदि बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जब भोजन पकाते हैं तो वातावरणीय दाब कम होने से पानी जल्दी उबलने लगता है और खाना पकाने में वक्त अधिक लगता है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों पर खाना पकाने के लिए दाब को प्रेशर कुकर के द्वारा बढ़ाया जाता है और पानी का तापक्रम बढ़ाया जाता है, जिससे भोजन आसानी से पक जाता है। इसी सिद्धांत पर ऑटोक्लेव का भी निर्माण किया गया है। ऑटोक्लेव से दाब की स्थिति में गीली ऊष्मा के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है, विसंक्रमण किया जाता है। गलनांक। गलनांक वह पॉइंट है जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पानी अगर ठोस अवस्था में होता है तो बर्फ के रूप में होता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है और इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ाने पर वह द्रव अवस्था पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार वसाओं का भी टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए तो वो जम जाती है। आपने देखा होगा, खोपरे का तेल सर्दियों में जम जाता है और गर्मियों में लिक्विड अर्थात तरल अवस्था में रहता है, क्योंकि नारियल के तेल का गलनांक 26 डिग्री सेल्सियस है, मक्खन 36 डिग्री सेल्सियस और वनस्पति घी का 37 से 39 डिग्री सेल्सियस। विभिन्न वसाओं के गलनांक उनमें उपस्थित वसीय अम्लों के कारण होता है। जितने अधिक लंबी श्रृंखला के वसीय अम्ल होंगे और संतृप्त वसीय अम्ल होंगे, गलनांक उतना ही अधिक होगा। गलनांक का फूड साइंस में क्या महत्व है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, किंतु उचित मात्रा में नमक मिला देने से गलनांक घटकर 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है एवं इसी प्रॉपर्टी का उपयोग आइसक्रीम जमाने में किया जाता है। नेक्स्ट है धुआं निकलने वाला तापक्रम अर्थात स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट वसा व तेल का वह पॉइंट है जब तेल को गर्म किया जाता है तो तलने वाले तापक्रम से अधिक तापक्रम होते ही उसमें वसीय अम्लों में अपघटन की प्रक्रिया होने लगती है और जिसके फलस्वरूप हल्का नीला धुआं निकलने लगता है। इसी तापक्रम को स्मोक पॉइंट कहते हैं। सभी वसाओं का स्मोक पॉइंट भिन्न भिन्न होता है। पकाने के लिए वसाओं को स्मोक पॉइंट से निम्न पॉइंट पर भोज्य पदार्थ को तलना चाहिए। स्मोक पॉइंट प्रायः 160 से 260 डिग्री के मध्य होता है और तेल में से निकलने वाली यह नीली वाष्प ग्लिसरॉल के अधिक गर्म होकर एक्रोलीन में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी तीखी गंध होती है और जिसके फलस्वरूप आंखों में जलन और आंसू भी पैदा करती है। स्मोक पॉइंट के बारे में हम आगे अन्य वसा के चैप्टर में भी ज़्यादा पढ़ेंगे। फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वह तापक्रम है जिस पर वसा व तेलों के अपघटित उत्पाद जल जाते हैं और एक आग से निकलती है। ज्वलनशील बिंदु। इस बिंदु पर घी व तेल आग पकड़ लेता है, इसे फायर पॉइंट भी कहते हैं। भिन्न भिन्न वसाओं का उपयोग भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए किया जाता है। तलने के लिए वही वसा व तेल उपयुक्त हैं जिनका स्मोक पॉइंट अधिक होता है। नेक्स्ट है कॉलॉइड। कॉलॉइड क्या है? आपने कभी पानी एवं तेल को
आपस में मिक्स किया है। जब पानी व तेल आपस में मिलाकर तेजी से शेक किए जाते हैं तो घी व तेल के छोटे छोटे बुलबुले पानी के माध्यम में विस्फारित हो जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं। यह एक इमल्शन बनाता है, कॉलॉइड बनाता है। कॉलॉइड क्या हुआ? दो ऐसे घोल जो कि आपस में घुल नहीं सकते, उन्हें जब आपस में मिक्स करके तेजी से शेक करते हैं तो वो एक दूसरे में कुछ समय के लिए मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम कॉलॉइड कहते हैं। सॉल्यूशंस या विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन 2 भागों से मिलकर बना है। विलेय अर्थात जो तत्व घोला गया है, और विलायक जिसमें घोला गया है। जब हम पानी में शर्करा को घोलते हैं तो शर्करा के छोटे छोटे कण पानी में पूरी तरह से घुलकर शक्कर का घोल बनाते हैं। ऐसे में शक्कर के कणों का आकार 1 मिली माइक्रोन से भी कम होता है। दूसरा, सस्पेंशन। सस्पेंशन के मिश्रण में घोले जाने वाले कणों का आकार घोल की अपेक्षाकृत बड़ा होता है, और जब तक हम घोल को मिलाते रहते हैं तब तक तो वो कण उसमें घुले हुए रहते हैं, और जैसे ही हम रोक देते हैं तो वो घोले जाने वाले कण नीचे बैठ जाते हैं। यदि आप मिट्टी को पानी में डालकर जोर से शेक करेंगे तो मिट्टी के पानी में घुलने से एक बार पानी का रंग गाढ़ा सा हो जाएगा, पीला या लाल काला सा हो जाएगा, किंतु जब आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो मिट्टी वापस पानी में नीचे बैठ जाएगी। तीसरे प्रकार का घोल है कॉलॉइडल प्रणाली। कॉलॉइडल प्रणाली में कणों का आकार ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले तो बड़ा होता है, किंतु सस्पेंशन के मुकाबले छोटा होता है। इसी कारण ये बिना हिलाए रखने पर भी दो तत्व पूर्णतया अलग अलग नहीं होते हैं। मिश्रण में भोज्य पदार्थों में 3 मुख्य प्रकार के कॉलॉइडल मिश्रण पाए जाते हैं। पहला, जेल। जेल भोज्य पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें द्रव पदार्थ में अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ बिखरे रहते हैं। जेल बनाने की प्रक्रिया में द्रव में ठोस की जाली सी बन जाती है और इसी जाली में द्रव पदार्थ फंसा होता है। इस कारण जेल बहता नहीं है और जल का कुछ द्रव पदार्थ ठोस की सतह पर अवशोषित हो जाता है, जिसे हम बाउंड वाटर भी कहते हैं। आपने स्टार्च को ठंडे पानी में, जब हम स्टार्च को घोलते हैं तो स्टार्च एक बार घुल जाता है और उसको रख देने पर आप देखते हैं कि स्टार्च नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, तो ये बना सस्पेंशन। लेकिन जब इस स्टार्च के घोल को हम हिलाते हुए गर्म करते हैं तो स्टार्च के कण पानी में फूल जाते हैं, उनका आकार तो पानी पीकर अवशोषित करके फूल जाते हैं और ये स्टार्च के कण पानी में स्थिर हो जाते हैं, वहीं टिके रहते हैं और इस पानी का घोल कुछ सफ़ेद से रंग का हो जाता है, जिसके कारण ये कॉलॉइड में परिवर्तित हो जाता है। और इसको आप जितना उबालते जाएंगे, जितना ज़्यादा स्टार्च इसमें डालते जाएंगे, ये जेल उतना ही गाढ़ा और सख्त होता जाएगा। जेल को कुछ समय तक रख देने से जेल की मात्रा में कमी हो जाती है और वो द्रव पदार्थ जो कि ठोस में फंसा हुआ था निकल कर अलग हो जाता है, जेल सिकुड़ जाता है। इस स्थिति को हम सिनेरेसिस भी कहते हैं। जेलिंग एजेंट वो तत्व हैं जो कि जेल बनाने का काम करते हैं, जैसे कि स्टार्च, कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये जेलिंग एजेंट का काम करते हैं, सॉल्यूशन को गाढ़ा करने का काम करते हैं। इसी प्रकार कोई प्रोटीन जैसे कि अंडे का एल्बुमिन या दही में पाया जाने वाला कैल्शियम कैसिनेट, फलों में पाए जाने वाले पैक्टिन और पशुओं से प्राप्त होने वाली जिलेटिन भी जेली का निर्माण करते हैं। जेली बनाने के लिए एक उपयुक्त पीएच का मान होना ज़रूरी है, जिसके कारण जेली बनती है। ये आप देखिए, ये पानी बताया है, ये स्टार्च के कण बताए हैं। स्टार्च के कणों के साथ पानी के पोलर ग्रुप जब जुड़ जाते हैं तो ये स्टार्च के कण पानी में स्थिर हो जाते हैं, घुल जाते हैं और एक इमल्शन बनता है। ये पानी के कण हैं, ये वसा के कण है। वसा पानी में सामान्यतः मिलते नहीं है, लेकिन जब इसमें कुछ प्रोटीन पाउडर मिला देते हैं तो ये प्रोटीन के कण पोलर ग्रुप जो है
प्रोटीन के कण इनके बीच में स्थिर हो जाते हैं, जो पानी और वसा को आपस में घोलने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पोलर ग्रुप है वो पानी के संपर्क में रहते हैं और जो नॉन पोलर ग्रुप है वो वसा के संपर्क में रहते हैं, और इस प्रकार बनने वाला स्थायी इमल्शन होता है। दूध एक प्रकार का स्थायी इमल्शन है, जिसमें वसा के कण दूध के पानी में इस तरह से घुले रहते हैं कि वसा अलग नहीं हो पाती। और आपने देखा होगा, जब हम दूध को गर्म करते हैं तो दुग्ध में उपस्थित कुछ घुलनशील प्रोटीन स्कंदित हो जाते हैं, जिसके कारण ये इमल्शन कुछ हद तक टूट जाता है, और ये जो दूध की जो वसा है वो उन प्रोटीन अणुओं के साथ मिलकर मलाई के रूप में दूध के ऊपर आ जाती है। खाद्य बनाने में जेल का प्रयोग। 5 तरह की कॉलॉइडल प्रणाली हम फूड्स में काम में आती है। पहली है सॉल, जिसमें जो डिस्पर्स अर्थात घोला गया माध्यम है वह है ठोस, और जो निरंतर माध्यम है वह है द्रव, जैसे कि वसा रहित दूध। सूप्स सूप्स बनाने के लिए हम पानी में विभिन्न ग्रेवीज घोलते हैं, ग्रेवी और बहने वाला कस्टर्ड। दूसरा है जेल, जिसमें डिस्पर्स माध्यम घोला गया माध्यम द्रव है और निरंतर माध्यम ठोस है, जैसे कि कैरेमल, जमा हुआ कस्टर्ड, जमा हुआ दही और जैम। जैम के अंदर आपने देखा होगा शर्करा के माध्यम में पानी की कम मात्रा घुली हुई रहती है, जैम और जेली। तीसरा इमल्शन, इमल्शन में द्रव रहता है, जैसे कि मक्खन, मक्खन के अंदर वसा के अंदर पानी घुला हुआ रहता है, इमल्शन के रूप में रहता है। मायोनीज और पूर्ण वसा युक्त दूध, पूर्ण वसा युक्त दूध मतलब जिसमें कि दूध में वसा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। फोम, डिस्पर्स माध्यम गैस और निरंतर माध्यम द्रव। जब अंडे की फैटी हुई सफेदी, फैटी हुई क्रीम, इसमें जब हम अंडे की सफेदी में को फेंटते हैं तो जो आसपास की हवा होती है वो उस द्रव माध्यम में मिक्स होती जाती है, और क्रीम का वॉल्यूम या सफेदी का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप फोम बनता है। पांचवा है जमा हुआ झाग, जमे हुए झाग में डिस्पर्स माध्यम गैस है और निरंतर माध्यम ठोस है। उदाहरण के लिए केक, छिद्रयुक्त ऑमलेट। इसके अलावा आपने खमन और इडली की रेसिपीज भी देखी होंगी, जिसमें कि जो स्पंज उठता है वो फूड पदार्थ में गैस के ट्रैप होने के कारण, बंधने के कारण बन जाता है। सॉल, जैसा कि हमने देखा कि सॉल में ठोस अणु द्रव में बिखरे रहते हैं, और खाद्य पदार्थ सम्मिश्रण में ठोस फैला हुआ है और द्रव उसके अंदर तैरता हुआ रहता है। सॉल का गाढ़ापन द्रव प्रकार का भी हो सकता है और गाढ़ापन बढ़ भी सकता है। सॉल ही गाढ़ा होकर जेल में परिवर्तित हो जाता है। इमल्शन के बारे में हमने पढ़ा, द्रव जब आपस में द्रव में मिलता है, जो कि दोनों आपस में अघुलनशील होते हैं, तो वो द्रव बनाते हैं, जैसे कि पानी में वसा। दूध जो है वो जल में वसा के इमल्शन का उदाहरण है, वहीं मक्खन जो है वो वसा में जल के इमल्शन का उदाहरण है। दूध से जब हम दही बनाकर उसको फेंटते हैं, मथते हैं अच्छे से, तो दूध का इमल्शन टूट जाता है और वसा ऊपर आ जाती है, और एक दूसरा इमल्शन ठोस या वसा में जल का इमल्शन तैयार हो जाता है। अस्थायी इमल्शन वे इमल्शन है जिसमें तेल और पानी को तीव्र गति से मिलाने से इमल्शन बन जाता है, किंतु स्थिर रखने पर पुनः तेल की बूंदें आपस में जुड़कर पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। किंतु स्थायी इमल्शन वे इमल्शन है जिसमें दोनों द्रवों को जब अच्छी तरह से मिश्रित कर दें और छोड़ दें तो भी उसमें घी और तेल वापस ऊपर नहीं आता। अस्थायी इमल्शन को स्थायी में बदलने के लिए एक तीसरे तत्व इमल्सिफायर की जरूरत होती है, और जो इमल्सिफायर होता है वो एम्फीफिलिक अणु होते हैं, जिसका एक भाग जल में और दूसरा भाग वसा में घुलनशील होता है। मैंने आपको ऊपर एक चित्र बताया था जिसमें जो प्रोटीन पदार्थ हैं वो इमल्सिफायर का काम करते हैं, ये देखिए।
ये जल, इसमें ये तेल और वसा के घोले गए बिंदु, किंतु ये अस्थायी इमल्शन है। जब इसमें हम ये इमल्सीफायर मिला देते हैं, इमल्सीफायर का एक हिस्सा वसा के अणुओं से और एक हिस्सा पानी से जुड़कर इमल्शन को स्थायी बना देता है और फिर ये इमल्शन टूटता नहीं है। कुछ सामान्य प्रयुक्त खाद्य इमल्शन मैंने आपको बता दिया। दूध एवं क्रीम का इमल्शन, जो दूध की प्रोटीन केसिनोजन और फॉस्फोलिपिड के कारण स्थायी रहता है। मक्खन और मार्जरीन का इमल्शन, जिसमें 80% वसा होती है और मक्खन भी कैसिनोजन के कारण स्थायी रहता है। मार्जरीन को स्थायी बनाने के लिए जीएम का प्रयोग किया जाता है। अंडे की जर्दी, ऑयल इन वाटर, अंडे में पाया जाने वाला लेसिथिन जो है वो इमल्सीफायर का काम करता है। इसी प्रकार ग्रेवी, सॉस, क्रीम इत्यादि ऑयल इन वाटर, जिसमें पाई जाने वाली पानी की अधिक मात्रा मैदा के कारण स्थायी बनी रहती है। फोम के बारे में हमने पढ़ा, गैस इन लिक्विड, जैसे कि अंडे की फैटी हुई क्रीम, कॉफी, और गैस इन सॉलिड अर्थात केक, इडली इत्यादि। परासरणीय दाब, किशमिश को जब आप पानी में भिगोते हैं तो आप देखते हैं कि वो फूल जाती है, क्योंकि बर्तन में रखा हुआ पानी किशमिश के द्वारा सोख लिया जाता है और किशमिश को इसके विपरीत अगर सांद्र शर्करा के घोल में डालें या अंगूर को सांद्र शर्करा के घोल में डालें तो वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंगूर के अंदर का पानी परासरणी दाब की प्रक्रिया के द्वारा शर्करा के घोल में आ जाता है। ये दाब होता क्या है, जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश के अंदर के शर्करा के अणु पानी में जाने का प्रयास करते हैं और पानी का घोल जो कि तनु घोल है उसके अणु किशमिश के अंदर आने का प्रयास करते हैं और जो किशमिश की झिल्ली है वो एक बाधा पैदा करती है, पानी के अणुओं को भीतर आने से रोकती है और यही परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब की क्या प्रक्रिया है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो किशमिश, अंगूरों से किशमिश बनाने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं और भोज्य पदार्थों के संसाधन और संग्रहण की प्रक्रिया में परासरण दाब अन्य तरह से भी काम आता है। शर्करा के घोल में संरक्षित डिब्बा बंद फल लंबे समय तक सामान्य बने रहते हैं और खराब नहीं होते, ऐसा ऑस्मोसिस के कारण होता है। इसी प्रकार अचार बनाने के दौरान जब सब्जियों को तेल और मसालों में संग्रहित किया जाता है तो तेल और मसाले डालने से सब्जियों के अंदर का जो पानी होता है वो सॉल्ट के साथ मिक्स हो जाता है, बाहर आ जाता है और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के कारण ये खराब नहीं होते। सलाद बनाने की प्रक्रिया में यदि अधिक मात्रा में नमक और चीनी बहुत पहले से सलाद के ऊपर छिड़क दें तो ये सब्जियां कड़ी नहीं रहकर मुलायम हो जाती है, क्योंकि फलों और सब्जियों के अंदर का पानी उस नमक और शर्करा के कारण बाहर आ जाता है। इसी कारण सलाद की पत्तियों को बर्फीले पानी में डुबोने पर वे ताज़ी और कड़ी भी हो जाती हैं। ह्यूमिडिटी अर्थात नमी, किसी भी विशिष्ट समय पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहा जाता है। यह वाष्प वनस्पति व जीवों के द्वारा की जा रही श्वसन की प्रक्रिया और खाना पकाने के दौरान भोज्य पदार्थों में निकली गई वाष्प या बारिश में वातावरण में आ जाती है। अब खाद्य उद्योग में आर्द्रता की क्या भूमिका है? खाद्य पदार्थों में एवं मशीनों से निकल रही भाप, कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे श्वसन से वायु की आर्द्रता का प्रतिशत बढ़ जाता है और वातावरण में आर्द्रता की मात्रा बढ़ने के कारण बेचैनी, सिर दर्द और थकावट होती है। इसी कारण रसोई में काम करते समय आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब पकाने के दौरान जब वाष्प पकते हुए पदार्थों से निकलती है तो हमें बहुत पसीने आते हैं और बहुत बेचैनी बढ़ जाती है और लंबे समय तक हम किचन में काम नहीं कर सकते। भली भांति काम करने के लिए आर्द्रता का प्रतिशत नियंत्रित करना पड़ता है। वातावरण में आर्द्रता अधिक होने पर भोजन संदूषित करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं में भी गुणात्मक वृद्धि होती है। इसी कारण बारिश के मौसम में खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। जैम, जेली आदि भोज्य पदार्थों को सूखने से बचाने के लिए उनमें जल अवशोषित करने वाले पदार्थ जैसे कि ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल आदि का उपयोग किया जाता है।
पीएच, पानी का पीएच, पीएच का मतलब है विशिष्ट भोज्य पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाना। किसी भी अम्ल को जल द्वारा तनु बनाए जाने पर वह हाइड्रोजन और क्लोराइड आयनों में टूट जाता है। भोज्य पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। पानी में नींबू मिलाने से उसका पीएच कम हो जाता है। इसके बनिस्पत पानी में क्षारीय पदार्थ जैसे कि बेकिंग पाउडर आदि मिलाने से उसका पीएच बढ़ जाता है। भोजन पकाने में पीएच का उपयोग जैम व जेली बनाने के लिए किया जाता है। जैम व जेली बनाने के लिए खाद्य पदार्थ के पीएच को कम करके 3.5 तक लाया जाता है, जिससे कि जेल का निर्माण हो जाए। भोज्य पदार्थ में सिट्रिक अम्ल डालकर ये पीएच मेंटेन किया जाता है। इसी प्रकार हरी पत्तेदार सब्जियों को चमकदार बनाए रखने के लिए भी सब्जियों को कुछ देर तक खुला पकाने से उनके वाष्पशील अम्ल निकल जाते हैं और सब्जियां चमकदार बन जाती हैं। पाचन के दौरान हमारी आहार नाल में आमाशय में अम्लीयता अधिक होती है, आंतों पक्वाशय में अम्लीयता कुछ कम होती है और छोटी आंत में जाकर अम्लीयता और भी कम होकर वो क्षारीयता के बीच बढ़ जाता है। और तीनों ही अलग अलग क्षेत्रों में ये पीएच मेंटेन रहना चाहिए, तभी भोजन का पाचन ठीक प्रकार बनता है। बेकिंग की प्रक्रिया में कम पीएच होने पर केक की संरचना अत्यधिक महीन और दानेदार होती है और पीएच अधिक होने पर केक मोटे दानों वाला बनता है और हम प्रायः स्पंजी और मोटे दाने वाला केक बनाना पसंद करते हैं। ब्रेड बनाते समय भी ईस्ट का प्रयोग खमीरीकरण के द्वारा किया जाता है। ईस्ट आटे में पाया जाने वाली सामान्य शर्करा को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जब खाद्य पदार्थ को छोड़कर बाहर निकलती है तो फूड पदार्थ में एक स्पंज का निर्माण हो जाता है और भोज्य पदार्थ स्पंजी और इलास्टिक बनता है। इस प्रकार आपने देखा कि खाद्य पदार्थों में के क्वथनांक, गलनांक, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस, पीएच मान इत्यादि भोज्य पदार्थों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाक क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। धन्यवाद।